गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो फ़िलहाल क्लास 11th में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज चल रहा है। कल हमने लास्ट जो क्लास ली थी उसमें आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स जो बताए थे वो बताया था एटॉमिक साइज़ और आयनिक साइज़ में। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पीरियोडिक ट्रेंड जो पढ़ेंगे वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड्स पढ़ेंगे, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होती है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज। तो सबसे पहली बात, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है बताने जा रहा हूँ बेटा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच आई से, है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है समझो। एक एटम है बेटा, मान लीजिए, है ना, वो आइसोलेटेड मतलब अकेला है, बाकी एटम के इन्फ्लुएंस से अलग है और अपनी ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब है उसने बाहर से कोई एनर्जी और नहीं ले रखी है ना, ग्राउंड स्टेट में। तो अब उसके सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कौन होगा? जो सबसे बाहर वाली शेल में मौजूद होगा। तो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को जब भी हम रिमूव करते हैं बेटे, तो इस प्रोसेस में हमें एक एनर्जी देनी पड़ती है और वो जो एनर्जी देनी पड़ती है वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है ना। क्योंकि अब आपने एटम को क्या कर दिया? आयनाइज कर दिया, एटम से आयन बना दिया, कैटायन में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी का चेंज होता है बेटे, एनर्जी चेंज बोलिए, एंथैल्पी चेंज बोलिए, बात एक ही होती है ना। एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज कैसे निकाला जाता है? प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, यानी कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। तो वो जो एंथैल्पी चेंज होता है उसी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल देते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुई? जब भी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया जाता है तो उस प्रोसेस में हमें एक एनर्जी देनी पड़ती है। द एनर्जी इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। और इस प्रोसेस में होने वाला एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज को ही एंथैल्पी चेंज बोला जा रहा है ना। एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज हमेशा प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी के डिफरेंस के बराबर होता है। तो वो जो एंथैल्पी चेंज होता है उसी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल देते हैं, ठीक। तो बेटा सबसे पहली बात, आयनाइजेशन एंथैल्पी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि एनर्जी देनी पड़ रही है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो जब भी प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, हम अगले चैप्टर में, अगले नहीं एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब भी प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है तो डेल्टा एच वो हमेशा पॉजिटिव होती है ना। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होती है, एंथैल्पी चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो और दूसरी बात, इसकी जो यूनिट होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की, वो किलो जूल पर मोल ली जाती है, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं, जल्दी से चर्चा कर लें उन फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटे आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले कम से कम 4 या 5 फैक्टर्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज़, एटम का साइज़। बेटे साइज़ जितना बड़ा होगा, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर उतनी ही कम होगी और इलेक्ट्रॉन्स उतनी ईजिली निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जितने ईजिली निकलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम एंडोथर्मिक होती है, उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। तो एटॉमिक साइज़, जितना बड़ा साइज़ हो एटम का, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम हो जाएगी। तो पहला फैक्टर तो एटॉमिक साइज़ है। साइज़ जो होता है एटम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एंथैल्पी के। दूसरा होता है बेटा फैक्टर दैट इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और एज यू ऑल नो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज माने न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर। और जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस से, और जितना स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस से, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एंथैल्पी के। तीसरा फैक्टर है बेटे स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की स्टेबिलिटी।
अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी की बात करूं, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है, और जितना मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, आयनेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। और कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती हैं? मान लीजिए कोई सबशेल है, वो हाफ फिल्ड है, जैसे P में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, क्योंकि D में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, क्योंकि P में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, D में 10 आ सकते हैं, F में 14 आ सकते हैं, और या फिर F में 7 आ जाएं। तो ये हाफ फिल्ड सबशेल्स हैं, और हाफ फिल्ड सबशेल स्टेबल होती हैं। या कोई सबशेल फुल्ली फिल्ड हो जाए, जैसे S में 2 आ जाएं, P में 6 आ जाएं, D में 10 आ जाएं, F में 14 आ जाएं, तो ये भी स्टेबल कन्फिग्रेशन है। या किसी की नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाए, यानी कि NH2NP6 ये हो जाए, तो ये भी स्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आयनेशन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चौथा फैक्टर होता है बेटे शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं। आपको पता है बेटा कि न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाली शेल्स के बीच में कुछ इनर शेल्स होती हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट की लास्ट शेल 6 है, तो इसका मतलब 5 शेल उससे पहले भी मौजूद होंगी, है ना। तो अंदर कितनी भी शेल हो, मतलब लास्ट शेल अगर मान लो 4 है, तो अंदर 3 शेल्स हैं, उन 3 शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बेटा जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाली शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटाते हैं, एक स्क्रीन बना लेते हैं, या शील्ड कह लो। न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शील्ड बना लेते हैं, और ये शील्डिंग होगी, स्क्रीनिंग होगी, तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से उतनी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना उतना आसान हो जाएगा, तो आयनेशन एंथैल्पी उतनी ही कम हो जाएगी। तो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो भी आयनेशन एंथैल्पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और 5वां इफेक्ट है पेनिट्रेशन इफेक्ट। बेटे आयनेशन एंथैल्पी कितनी है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल से रिमूव हो रहा है। जो सबशेल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, आयनेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो बेटा पेनिट्रेशन इफेक्ट भी रोल में आता है। सबसे अच्छा पेनिट्रेशन इफेक्ट एस का होता है, क्योंकि एस सबशेल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होती है, फॉलोड बाई पी, फॉलोड बाई डी और फॉलोड बाई एफ। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट सबशेल्स का ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, आयनेशन एंथैल्पी में। जिस सबशेल का पेनिट्रेशन इफेक्ट जितना बेहतर होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हुई बात बेटे। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, अब हम आते हैं ट्रेंड्स पर। अब हम ट्रेंड्स देखते हैं पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स होते हैं आयनेशन एंथैल्पी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड की। पीरियड की अगर हम बात करें तो अगर हम एक पीरियड में मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, तो आप क्या देखते हो कि पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहती हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और अभी मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताया है आपको कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आयनेशन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट क्या होता है बेटा, साइज नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना उतना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और आयनेशन एंथैल्पी लेफ़्ट टू राइट ऑन एंड जनरल, है ना, जनरली इंक्रीज़ करते हैं। जनरली इसलिए मैंने बोला क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, है ना, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, इन अ पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल, है ना। तो आप इसके एग्जाम्पल ले लीजिए, पीरियड थर्ड ले लीजिए। थर्ड पीरियड में हमारे पास ये एलिमेंट्स पड़ते हैं, लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, बोरोन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन और नियोन, ये है ना। एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4, 5, 6,
7, 8, 9 और 10। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लें। 2 तक तो सभी का हीलियम की तरह होगा कन्फिग्रेशन, लिथियम की 2s1, बेरिलियम की 2s2, बोरोन की 2s2 2p1, कार्बन की 2p2, नाइट्रोजन की 2p3, ऑक्सीजन की 2p4, फ्लोरीन की 2p5 और नियॉन की 2p6। तो ये तो अब हम जब हम मूव करते हैं लिथियम से बेरिलियम की तरफ, तो आप क्या देख रहे हो, साइज़ छोटा हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से। तो बेटे अगर मैं आयनेशन एंथैल्पी की बात करूं तो आयनेशन एंथैल्पी लिथियम के मुकाबले बेरिलियम की ज़्यादा होगी, तो बढ़ जाएगी, तो मैं आई लगाऊंगा यहाँ पर, इंक्रीज़ कर गई। ठीक, अब बेरिलियम से बोरोन में जाएं, ऑब्वियस है बोरोन का साइज़ छोटा है, लेकिन अगर आप देखें कि भाई 2s2 एस सबशेल पूरी तरह फिल्ड है, इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई, जो कि बोरोन की नहीं है, 2p1 है। साथ के साथ एस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट भी ज़्यादा होता है, तो मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एस सबशेल इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से बेरिलियम से बोरोन में जाने पर आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि बेरिलियम की ज़्यादा आयनेशन एंथैल्पी है ना। तो ये एक एक्सेप्शन आ गया कि बेरिलियम की आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा है बोरोन से। अब बोरोन के बाद चलें कार्बन पर, 2p1 2p2। कार्बन का साइज़ छोटा है बोरोन से, तो बेटा कार्बन की आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और फिर हम जाएं कार्बन से नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है, इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अब नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन देखो 2p3, और आपको पता है कोई सबशेल हाफ फील्ड होता है, तो वहाँ पर कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाती है। तो बेटे अब नाइट्रोजन की स्टेबल कन्फिग्रेशन होने की वजह से अब नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, फिर भी स्टेबल कन्फिग्रेशन की वजह से नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल पड़ जाता है। तो आयनेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन की वजह के मुकाबले डिक्रीज़ करती है आयनेशन एंथैल्पी। फिर ऑक्सीजन से किस पे जाओ, फ्लोरीन पे जाओ, छोटा साइज़, फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो बढ़ेगी, और फ्लोरीन से नियॉन में जाओगे तो स्टेबल कन्फिग्रेशन है, तो यहाँ पर भी इंक्रीज़ करेगी। तो आयनेशन एंथैल्पी में बेटे 2 फैक्टर्स हैं, 2 कहना चाहिए 2 एक्सेप्शंस हैं, एक तो बेरिलियम और बोरोन के बीच में, और एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो ये इसका ट्रेंड हो गया। अब हम बात करते बेटे किसकी, ग्रुप वाइज। तो अगर आप ग्रुप में मूव करते हो टॉप टू बॉटम, साइज़ बढ़ता जा रहा है नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंपैरेटिवली नहीं बढ़ पा रहा है इतना, तो आयनेशन एंथैल्पी लेफ्ट टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करेगी। टॉप टू बॉटम किसमें, एक ग्रुप में डिक्रीज़ करेगी, है ना। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप, ग्रुप 1 की ही एग्ज़ाम्पल हम आपको दिखा देते हैं। लिथियम ले लीजिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ग्रुप 1 की बात करते हैं। 2 तक तो हीलियम जैसा 2s1, फिर सोडियम पे आ जाइए 11 होता है। 10 तक नियॉन जैसा 3s1, फिर पोटेशियम पे आ जाइए 19, 18 तक आर्गन जैसा 4s1। तो साइज़ के बढ़ने से, टॉप टू बॉटम साइज़ के बढ़ने से साइज़ बढ़ता जा रहा है बेटा, तो आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है ना। तो बेटे पीरियड में तो इंक्रीज़ करती है 2 एक्सेप्शंस को छोड़कर, और ग्रुप में वो डिक्रीज़ करती है ना। अब इसके बाद एक छोटा सा टर्म और आयनेशन एंथैल्पी में है, दैट इज़ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रॉन्स क्यों छोड़ता है कोई एटम, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जुड़े हुए हैं। तो अब मान लो किसी एलिमेंट की लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने या 3 छोड़ने। मान लीजिए ए है, इसने एनर्जी ली, एनर्जी लेकर इसने अपना पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, है ना।
अब यहाँ पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी दैट विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ा इसने, फिर एनर्जी ली, और अब जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी दैट विल बी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। और इसके बाद एक और इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा एनर्जी ही लेकर, तो अब जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी दैट विल बी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो कहना चाहेंगे कि भाई जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एक के बाद आप आगे के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हो, तो उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसमें बताना चाहूँगा फर्स्ट के मुकाबले सेकंड, सेकंड के मुकाबले थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा से ही थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से ज़्यादा है, और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी सेकंड से ज़्यादा होगी। ऐसा इसलिए होता है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने से आगे के इलेक्ट्रॉन्स की रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी आगे की सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पिछली वाले से ज़्यादा होती है। ठीक बेटा, होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। तो ये टॉपिक आज का था, और इसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक्स और रहते हैं और चैप्टर हम आपको कंप्लीट करा देंगे। इस चैप्टर की बेटा जो भी इसके रिटन नोट्स हैं जो आपको लिखने हैं वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगा, तो आप उसमें वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।